हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम रन कर रहे हैं CRPC 1973 की सीरीज़, जिसमें हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं हर एक प्रोविज़न्स, केस लॉज, जिस भी प्रोविज़न्स के लिए केस लॉज इम्पॉर्टेंट हैं, एंड और भी सारे इलिस्ट्रेशंस के साथ, सारे अमेंडमेंट के साथ हर चीज़ डिटेल में हम देख रहे हैं CRPC का। एंड ऑलरेडी हमने 5 लेक्चर कवर कर लिया है, एंड ये प्ले लिस्ट में मैंने ऐड कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। CRPC की प्ले लिस्ट है, वहाँ टोटल 5 जो हैं आपको 5 ऑलरेडी सेशंस हो चुके हैं, पार्ट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दूँगी, जो टेलीग्राम ग्रुप में मैं हर एक अपडेट डालती रहती हूँ जब भी कोई न्यू लेक्चर अपलोड होता है, और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई नोटिफिकेशन जो भी रिसेंटली आती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालती रहती हूँ। तो अगर आप अभी तक जुड़े नहीं हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, तो आप जाके सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ जाइए। जुडिशरी प्लस के नाम से ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं हमारा चैनल का टेलीग्राम ग्रुप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आज के सेशन के साथ। तो आज का सेशन हमारा 6 सेशन है। हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में सेक्शन नंबर 11 तक कवर कर लिया था। इंट्रोडक्शन में हमने पूरे डिटेल में देखा था सारे अमेंडमेंट्स के बारे में, एंड देन सेक्शन वाइज जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही है मैं साथ साथ देख रही हूँ। एंड मैंने जैसे प्रीवियस सेशन में भी बोला था कि बेयर एक्ट के साथ साथ मैं अपने नोट्स ओपन करके बैठी हूँ सामने, तो जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे मैं आपको देती जाऊँगी, चाहे वो मैं ओरली बता दूँ या रिटन में लिख के यहाँ पे दे दूँ, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे, कुछ भी मिस नहीं होगा। तो ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन दे रहे हों या कोई भी अदर लॉ रिलेटेड एग्जामिनेशन में दे रहे हों जिसमें भी CRPC पूछा जाता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट होगा सेक्शन नंबर 12 से, क्योंकि सेक्शन नंबर 11 तक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है या मिस किया है तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम फाइनली स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन के साथ। तो सेक्शन नंबर 12 जो है वो हमारा सेक्शन नंबर 12 क्या बात करता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। रुकिए अभी जस्ट आपके सामने सेक्शन ओपन कर लेती हूँ एक बार। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन नंबर 12 आपके सामने है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बोल रहा है। इसमें टोटल आपके क्लॉजेस कितने हैं, 3 क्लॉज है, उसमें 3rd क्लॉज का सबसेक्शन BB है। देखते हैं क्या बोल रहा है। तो इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग मेट्रोपॉलिटन एरिया द हाई कोर्ट शैल अपॉइंट अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो कि क्या नहीं है, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, यहाँ पे याद रखिएगा। वो सारे डिस्ट्रिक्ट जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में नहीं है, तो वहाँ पे हाई कोर्ट अपॉइंट किसको करता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को अपॉइंट करता है। किस चीज़ के लिए, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा सारे डिस्ट्रिक्ट में हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी कि JMFC को, कि वो बन जाएगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्या बनेगा, CJM। ओके, तो ये है सब सेक्शन 1 जो हमें बता रहा है। बहुत ही सिंपल था, यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर अगर कुछ ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के क्वेश्चन पूछिएगा, मैं अगले सेशन में उसको क्लैरिफाई कर दूंगी। और अगर थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन है तो मैं कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई करके आपको आंसर दे दूंगी। चलिए सबसेक्शन 2 हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि हाई कोर्ट जो है वो अपॉइंट करेगा किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कि वो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन सकता है। और वैसे मजिस्ट्रेट जो हैं उसके पास सारे पावर होंगे जो एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास होते हैं CRPC कोड के अंदर या किसी अदर लॉ के अंदर, अगर उसको पावर दिया गया है जो भी हाई कोर्ट डायरेक्ट करता है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, जैसे हाई कोर्ट अपॉइंट कर रहा था किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वैसे ही वो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट करेगा। उसके पास सेम पावर होगा जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास होता है इस कोर्ट के अंदर, यानी कि CRPC के अंदर या किसी अदर लॉ के अंदर जो कि इन्फोर्स है उस टाइम में हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। सिंपल सा था फर्स्ट सबसेक्शन और सेकंड सबसेक्शन। अब आते हैं थर्ड पे।
थर्ड का सबसेक्शन 1A बोलता है हाई कोर्ट में डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इन एनी सब डिवीजन एज अ सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड रिलीव हिम फ्रॉम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन एज ओकेजन्स रिक्वायर। यानी कि यहाँ क्या बोल रहा है, किसी भी JMFC को हाई कोर्ट जो है डेजिग्नेट कर सकता है किसी सब डिवीज़न में एज अ सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, तो इतना ही याद रखिए कि हाई कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी बना सकता है और उसको सारे पावर्स भी मिल जाएंगे उसकी, और जैसे भी रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें अभी तक देख रखी हैं कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है, यानी कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है उसको चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है और सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी बनाया जा सकता है। कौन बनाएगा? हाई कोर्ट। ठीक है, अब जो है इसका लास्ट सब सेक्शन में देख लेते हैं हम। ये बोल रहा है सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एवरी सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट shall also have and exercise such power of supervision and control over the work of judicial magistrate other than additional chief judicial magistrate in the subdivision of the high court may by general special order specify in this behalf। यानी कि क्या बोल रहा है, अब सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, यानी कि जनरल कंट्रोल किसका होता है? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का। तो उसको ध्यान में रखते हुए जितने भी सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, ठीक है, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं ऐसा पावर और सुपरविजन और कंट्रोल कर सकते हैं किसके वर्क को? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के वर्क को। यानी कि सब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है उसके पास पावर है कि वो सुपरवाइज कर सकता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के वर्क को, लेकिन वो एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के वर्क को सुपरवाइज नहीं करेगा। यानी कि सुपरविजन पावर तो है, लेकिन सिर्फ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के वर्क को उसको कंट्रोल कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को नहीं कर सकता है। ये याद कर रखिएगा। और इसके लिए भी पावर कौन देगा? हाई कोर्ट पावर देगा, जनरल या स्पेशल ऑर्डर से। ठीक है, कौन पावर दे रहा है? हाई कोर्ट, जनरल या स्पेशल ऑर्डर से, जो भी यहाँ स्पेसिफाई किया गया है। तो सिंपल सी चीज़ है, मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 12 का जो सबसेक्शन 1 है ये हमें बताता है हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बना सकता है। सिंपल सी चीज़ याद रखिएगा, और वो मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात यहाँ नहीं हो रही है। सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि इस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को वो बना सकता है एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। कौन बना सकता है? हाई कोर्ट बना सकता है। सिंपल सी चीज़ यहाँ दे रखी है। सबसेक्शन 3 हमें क्या 3 का ए हमें बता रहा है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी बनाया जा सकता है। कौन बनाएगा? हाई कोर्ट बनाएगा। और सबसेक्शन बी बोल रहा है कि सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, क्योंकि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तो जनरली कंट्रोल करता ही है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, लेकिन उसको छोड़ के हटा के जितने भी सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है उसके पास भी सुपरविजन का पावर है, कंट्रोल का पावर है। किसको कंट्रोल करेगा, किसको सुपरवाइज करेगा? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को करेगा, और उसमें एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं आते हैं। और इसकी भी पावर कौन देगा? इसकी भी पावर इसको हाई कोर्ट देता है, जनरल या स्पेशल ऑर्डर से। तो यहाँ होता है हमारा सेक्शन नंबर 12 खत्म। ठीक है, फिर से मैं एक बार बता दूं, मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, अब तक मैं केस लॉ पर इसलिए नहीं आई हूँ क्योंकि ये सारे प्रोसीजरल प्रोविजंस है, इसमें केस लॉज की रिक्वायरमेंट नहीं है। चाहे आप किसी भी लॉ एग्जामिनेशन में बैठिए, लॉ रिलेटेड एग्जामिनेशन में बैठिए जहाँ CRPC पूछा जाता है, तो यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं ला रही हूँ। जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे मैं बताऊँगी, जहाँ पे अमेंडमेंट होगा वो भी मैं बताऊँगी। ओके, तो यहाँ पे ये था। अब आते हैं सेक्शन नंबर 13 पे, जो कि स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बारे में बात कर रहा है। अब स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है इसमें क्या हो रहा है, वो हाई कोर्ट जो है if required by central or state government so to do confer upon any person who hold or has held any post in the government all or any of the power conferred or conferable by or under this code on a judicial magistrate of first class or second class in respect to particular case or to a particular class of cases in any local area not being a metropolitan area। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? अब देखिए, हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट के पास पावर है। यहाँ पे किस चीज़ का पावर है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया हाई कोर्ट को किस चीज़ के बारे में, कि
स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट करना है, तो ये रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने की है, किसको की है, हाई कोर्ट को की है। तो वो क्या कर सकता है, कोई भी पर्सन जो कोई पोजीशन होल्ड कर रहा है गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, और तो वो क्या करेगा, उस पर्सन को पावर दे सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का भी या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास का भी, किसी पर्टिकुलर केस के लिए या क्लास ऑफ केसेस के लिए किसी लोकल एरिया में जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, ठीक है। तो किसके रिक्वेस्ट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। किसी भी पर्सन को जो होल्ड कर रहा है पोजीशन गवर्नमेंट के अंदर, उसको पावर दे दिया जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास का किसी पर्टिकुलर क्लास या क्लासेस ऑफ केसेस या पर्टिकुलर केसेस को देखने के लिए, और वो एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ एक प्रोवाइजो है जो कि बोल रहा है, प्रोवाइडेड दैट no such power shall be conferred on a person unless he possess such qualification or experience in relation to the legal affair as the high court may by rules specify। अब कोई पर्सन जो होल्ड कर रहा है गवर्नमेंट के अंदर पोजीशन, उसको दे तो दिया जाएगा, लेकिन बशर्ते वो पर्सन के पास पावर तभी दिया जाएगा जब वो क्वालिफाई हो, उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो, उसका एक्सपीरियंस हो लीगल अफेयर में, जो भी वैसा एक्सपीरियंस हो जो भी हाई कोर्ट डिसाइड करेगा अपने रूल से, ठीक है। ये हो गया हमारा सबसेक्शन 1। अब सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, सच मैजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड एज स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड शैल बी अपॉइंटेड फॉर सच टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम एज द हाई कोर्ट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट, ठीक है। अब सेकेंड क्लॉज बस नहीं बोल रहा है, अब ऐसे कोई मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया गया स्पेशल सर्कमस्टांसेस में किसी पर्टिकुलर केस या क्लासेस ऑफ केसेस को देखने के लिए, तो वैसे मैजिस्ट्रेट को स्पेशल मैजिस्ट्रेट बोलेंगे, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बोलेंगे। और जो टर्म होगा इसका एक बार में 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको रिन्यू किया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 साल से ज़्यादा के लिए अपॉइंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और ऑर्डर किसका होगा, हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से होगा। ये क्लियर हो गया। अब जो है हम देखेंगे सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 जो है, सबसे पहली चीज़ इसमें जो देखने वाली है वो है कि ये इसमें कुछ, अब ये सबसेक्शन 3 जो है वो स्टार्टिंग से नहीं था, ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है, और ये अमेंडमेंट आया है हमारा 1978 के अमेंडमेंट से। यानी कि सबसेक्शन 3 जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, ये 1978 के अमेंडमेंट के थ्रू इसको लाया गया था, ये पहले नहीं था। अब देखते हैं इसको क्यों लाया गया, इसमें क्या स्पेशल चीज़ें हैं। तो हाई कोर्ट में इम्पावर अ स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट इन रिलेशन टू मेट्रोपॉलिटन एरिया आउटसाइड हिज लोकल जुरिस्डिक्शन। अब इसमें क्या किया गया है, मेट्रोपॉलिटन एरिया को भी इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। हमने सबसेक्शन 1 में देखा था नॉट बीइंग मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। क्लियर मैं कर देती हूँ थोड़ा पेज, यहाँ देखिए आपको क्लियरली मेंशन है नॉट बीइंग मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब सबसेक्शन 3 में क्या बोल रहा है कि हाई कोर्ट जो है इम्पावर कर सकता है किसी स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को कि वो अपना पावर एक्सरसाइज करे मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी, ठीक है। जब वो मैटर मेट्रोपॉलिटन एरिया का है और वो आउटसाइड उसकी जुरिस्डिक्शन के बाहर का है लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरिया का है, तो यहाँ पे पावर एक्सटेंड कर दी गई है स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की, जो सेक्शन नंबर 13 में दे रखा है और जो 1978 के अमेंडमेंट से आया है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 13। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि सेक्शन नंबर 14 है, और ये बात कर रहा है हमारा लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बारे में, ठीक है। तो इसमें भी 3 सब सेक्शन हैं। अब हम देखेंगे एक एक करके कि क्या है। लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, अब सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, हर सबको कौन कंट्रोल करता है, जो सबका बाप है वो कौन है, हाई कोर्ट है, ठीक है। ये याद रखिएगा क्योंकि हर जगह हम यही देख रहे हैं, कॉमन में कौन कंट्रोल कर रहा है, हाई कोर्ट। अगर कोई और कंट्रोल कर रहा है तो उसको पावर भी कौन दे रहा है, हाई कोर्ट। तो ये याद रखिएगा किसके कंट्रोल में, हाई कोर्ट के कंट्रोल में है। लोकल जुरिस्डिक्शन के बारे में हम देख रहे हैं। तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है टाइम टू टाइम डिफाइन करता है लोकल लिमिट ऑफ एरिया विद इन विच मैजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 11 और सेक्शन 13 may exercise all or any of the power within which they may represent be invested under this code।
तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है वो टाइम टू टाइम डिफाइन करता है लोकल लिमिट ऑफ एरिया जिसके अंदर मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाता है सेक्शन नंबर 11 और सेक्शन नंबर 13 के अंदर। तो लोकल एरिया सबसे पहले देखिएगा, लोकल एरिया जिसके अंदर एक्सरसाइज करेगा मजिस्ट्रेट पावर, वो डिसाइड करने का पावर किसके पास है, वो है हाई कोर्ट के पास। अब मजिस्ट्रेट किस में अपॉइंट हो रहा है, सेक्शन नंबर 11 में कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में दिया जा रहा है कि उसमें जो अपॉइंटमेंट होती है उसके बारे में जो हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। सेक्शन नंबर 13 जो हमने अभी तुरंत पढ़ा है स्पेशल मजिस्ट्रेट के बारे में, तो वो उसके अपॉइंटमेंट के बारे में बात हो रही है। तो ये दोनों जो अपॉइंटमेंट का नंबर है सेक्शन नंबर 11 और सेक्शन नंबर 13 जिसमें कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अपॉइंटमेंट के बारे में, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अपॉइंटमेंट के बारे में बात हो रही है, तो इन दोनों से रिलेटेड है कि इन दोनों के लिए जो लोकल लिमिट डिसाइड करता है वो हाई कोर्ट डिसाइड करता है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग भी ही वो जो है अपना पावर एक्सरसाइज करता है। अब प्रोवाइजो क्या दिया है, प्रोवाइजो ये बोल रहा है कि कोर्ट जो है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का वो मे होल्ड इट्स सिटिंग एट एनी प्लेस विद इन द लोकल एरिया फॉर विच इट इज स्टैब्लिश। अब स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की सिटिंग कहाँ होगी, जिस उस एरिया में जहाँ पे उसका जिसके लिए उसका इस्टेब्लिश किया गया है, जिसके लिए वो स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया है, वहीं पे उसकी सिटिंग होगी, ठीक है, लोकल जुरिस्डिक्शन उसका वहीं पे होगा। अब इसका जो प्रोवाइजो है हमारे पास वो भी 1978 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ था और ये पहले से नहीं था। तो पहले सीटिंग के बारे में कुछ नहीं बोला गया था स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट के बारे में, लेकिन बाद में स्पेसिफाई किया गया कि कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो अपना सीटिंग कहीं पे भी ले सकता है लोकल एरिया के अंदर जहाँ पे उसको इस्टेब्लिश किया गया है, जहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा उसी लोकल एरिया के अंदर उसकी सीटिंग होगी। सेक्शन 2 क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन द जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ ईच एवरी सच मजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, अगर कुछ अदरवाइज प्रोवाइडेड है डेफिनेशन में तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं है तो जुरिस्डिक्शन और पावर जो होता है एवरी सच मजिस्ट्रेट का वो एक्सटेंड कहाँ तक करता है, थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट में उसका पावर जो है एक्सटेंड करता है। यहाँ पे हम लोकल लिमिट के बारे में बात करें इसलिए बताया जा रहा है किस जगह पे एक्सटेंड करेगा। सब सेक्शन 3 जो है ये भी ऐड हुआ है और ये भी 1978 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ है और ये क्या बोल रहा है, वेयर द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 11, 13 एंड 18। 11 हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अपॉइंटमेंट के देखा है, 13 स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट और 18 जो है वो भी स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है, ठीक है, जो हम आगे देखेंगे। तो वो क्या बोल रहा है, जहाँ लोकल जुरिस्डिक्शन है किसी मजिस्ट्रेट का जो कि 11, 13 और 18 के अंदर अपॉइंट किया गया है, उसका एक्सटेंड कर सकता है एरिया बियॉन्ड द डिस्ट्रिक्ट, मतलब जहाँ पे उसका पावर है उसके बाहर भी वो उसका एरिया एक्सटेंड कर सकता है, या अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है तो उसके मेट्रोपॉलिटन एरिया के बाहर भी एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है, इन विच ही ऑर्डिनरी होल्ड कोर्ट, जहाँ पे वो उसका पावर है उसके बाहर भी एक्सटेंड कर सकता है। एनी रेफरेंस इन द कोर्ट टू द कोर्ट ऑफ सेशन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट shall in relation to such magistrate throughout the area within his local jurisdiction be construed unless the context otherwise require as a reference to the court of session judicial chief judicial magistrate metropolitan magistrate as the case may be exercising jurisdiction in relation to the said district or metropolitan area। ठीक, तो लैंग्वेज यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझने वाली सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि लोकल जुरिस्डिक्शन उन सारे मजिस्ट्रेट का जिसको अपॉइंट किया गया है 11, 13 और 18 के अंदर, और अगर वो अपना पावर जो है उसका जुरिस्डिक्शन लिमिटेड है जो कि स्पेसिफाई किया गया है इस कोड में, लेकिन अगर वो उस लिमिट के बाहर जो है अपना पावर एक्सरसाइज करता है तो वो कर सकता है अनलेस जब तक कोर्ट ऑफ सेशन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन एरिया का स्पेसिफिकली ना दिया गया हो कि बस यही कर सकते हैं, तो वहाँ पे इनका पावर नहीं होगा। इन सारे मजिस्ट्रेट का पावर जो 11, 13 और 18 में अपॉइंट किए गए हैं, जब तक स्पेसिफिकली वहाँ मेंशन नहीं है कोर्ट ऑफ सेशन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन ही मजिस्ट्रेट ही करेगा तो वहाँ पे वही करेंगे, अदरवाइज ये भी अपना पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं उस एरिया के बियॉन्ड में भी, ठीक है, अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो। बस इतनी सी यहाँ पे मीनिंग है। ये हो गया सबसेक्शन 3 हमारा सेक्शन नंबर 14 का।
ठीक है। सेक्शन नंबर 15 देखेंगे जो कि आज का लास्ट सेक्शन है, उसके बाद सेक्शन नंबर 16 हम अपने नेक्स्ट सेशन से लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सब ऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बोल रहा है सेक्शन नंबर 15 में। सब क्लॉज 1 बोल रहा है जितने भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो सब ऑर्डिनेट किससे होंगे? सेशन जज से। याद रखिएगा, जितने भी हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो जितने भी हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, दूसरा वाला लाइन ढक जा रहा है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो किससे सबऑर्डिनेट होंगे? सेशन जज के सबऑर्डिनेट होंगे। ठीक है। और जितने भी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, बार बार सेकेंड वाला लाइन हो रहा है, जितने अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो किसके जनरल कंट्रोल में होंगे? सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज बी सबऑर्डिनेट टू चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। बहुत ही सिंपल सी बात जो मैं फिर से रिपीट करती हूँ। जितने भी यहाँ हमारे सीजेएम हैं वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे? वो सेशन जज के सबऑर्डिनेट होंगे, यानी कि सेशन जज के नीचे होंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। बाकी जितने हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो भी हैं हमारे, वो किसके अंदर होंगे? वो सीजेएम के अंदर होंगे। सीजेएम अंदर होगा सेशन जज के, और जो है दूसरे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो सीजीएम के अंदर होंगे। लेकिन जनरल कंट्रोल इस पे भी किसका होगा? यहाँ पे ये जो है इस पे भी कंट्रोल, जनरल कंट्रोल किसका होगा? यहाँ सेशन जज का जनरल कंट्रोल होगा। यानी कि सेशन जज जो है वो इस पे भी कंट्रोल कर सकते हैं और इस पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पावर दे रखा है सीजीएम डायरेक्ट कंट्रोल करो, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ की तो ये फिर से सबका बाप है, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात हो गई। सबसेक्शन 1 क्लियर। सीजेएम जो है वो सबऑर्डिनेट होगा सेशन जज के, और अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम के सबऑर्डिनेट होंगे। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है टाइम टू टाइम रूल बनाते हैं और स्पेशल ऑर्डर देते हैं जो इस कोड के कंसिस्टेंट होता है। अब क्या बताया गया है? जितने भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो टाइम टू टाइम क्या करते हैं? रूल बनाते हैं, स्पेशल ऑर्डर देते हैं। किस चीज़ से रिलेटेड स्पेशल ऑर्डर? जो कि कंसिस्टेंट है इस कोड से, यानी कि सीआरपीसी से कंसिस्टेंट है। किस चीज़ के लिए? बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो भी काम होता है उनका बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है टाइम टू टाइम रूल भी बनाएगा, स्पेशल ऑर्डर भी दे सकता है। किस चीज़ से रिलेटेड? बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। किसके बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बिजनेस से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमारा ये था सेक्शन नंबर 15। 15 का 1 बता रहा है कि किसके अंदर कौन होगा? सीजीएम सेशन जज के अंदर होगा, अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजीएम के अंदर होंगे। सीजीएम के पास ड्यूटी है कि वो सबका बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट करे जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, एंड उसके रिगार्डिंग उसके पास ये भी पावर है कि वो रूल बना सके, स्पेशल ऑर्डर दे सके। लेकिन वो स्पेशल ऑर्डर्स और रूल्स जो हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए सीआरपीसी से। अगर कोई भी रूल्स या ऑर्डर्स जो कि इस सबसेक्शन के अंदर बने, सेक्शन नंबर 15 के सबसेक्शन 2 के अंदर बने, ठीक है, और वो इनकंसिस्टेंट होंगे, किससे? सीआरपीसी से इनकंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, तो क्या होगा? वैसे रूल वॉइड कहलाएंगे। वैसे रूल की मान्यता कुछ भी नहीं होगी। रूल की मान्यता कब होगी? ऑर्डर की मान्यता कब होगी? जब वो सीआरपीसी से कंसिस्टेंट होंगे। कंसिस्टेंट का क्या मतलब है? कि सीआरपीसी के कोई भी रूल को इन्फ्रिंज करके, जो भी क्लॉजेज हैं यहाँ पे, जो भी सेक्शंस है उसको इन्फ्रिंज करके, यानी कि उस वहाँ पे जो भी बताया गया है उसको तोड़ के कुछ अपना नया रूल नहीं बना सकते हैं। उसको कंसिस्टेंट करते ही, मतलब उसको ध्यान में रखते हुए कोई ऐसे रूल बना सकते हैं जो कि उसके प्रोविजंस को जो है और अच्छे से एग्जीक्यूट करने में मदद करे। वैसे रूल बना सकते हैं कि वो सारे प्रोविज़न तो वैलिड है, बट हम उस प्रोविज़न को मानने के लिए ऐसे ऐसे रूल्स बना रहे हैं ताकि उस प्रोविज़न को मानने के लिए हमारी और आसानी हो, मदद हो। तो कंसिस्टेंट बना सकते हैं जो सीआरपीसी के क्लॉजेस से, लॉज से कंसिस्टेंट हो। जो उससे कंसिस्टेंट नहीं होंगे वो डायरेक्टली वॉइड हो जाएंगे, वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे, उसकी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मान्यता नहीं होगी। तो आज हमने कवर किया सेक्शन नंबर 12 से लेके सेक्शन नंबर 15 तक, और इससे ज़्यादा मैं आज नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा लेके ही चल रहे हैं, हम स्लो जा रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप स्लो चलें, बट
जो है आप पूरा अच्छे से कवर करें, आपका कंसेप्चुअल जो क्लैरिटी हो वो बिल्कुल हो, एंड जब आप एग्ज़ाम में बैठे तो बिल्कुल भी मिस्टेक ना करें। इसलिए मैं स्लो चल रही हूँ, लेकिन आपको सारे जो हैं रिकॉर्डेड वीडियोस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। जब आपके पास टाइम कम हो तो इतना टाइम नहीं लगाना है, 2x स्पीड पे कर लीजिए, वीडियो के जो रेलिवेंट पार्ट है उतना देख लीजिए, बाकी छोड़ सकते हैं। एंड रिवीजन में आपको पता होगा कि कहाँ तक कहाँ से देखना है, तो रिवीजन के लिए बहुत ही आसान होगा। प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, जुडिशरी प्लस सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, खोलिए, देखिए, एंड आपका काम ऐसे हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस सेशन। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में, जहाँ की हम सेक्शन नंबर 16 से कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड अगर आपको हेल्प हो रही है सीरीज़ से, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगता है। अगर अप्रिशिएशन आपके काम को मिलता है तो सबको अच्छा लगता है, वैसे ही मुझे भी अच्छा लगता है। और कमेंट सेक्शन में ये, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो भी पूछिए मुझसे, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगी, या तो कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई करके, या तो नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ, एंड बाय।